गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे आप लोग। स्टूडेंट, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, मतलब ये मान कर चलें कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरुआत कर रहे हैं और उस शुरुआती ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें कुछ बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। और बेसिक्स से लेकर मैं आपकी जो 12th क्लास या जो बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर आगे तक जो भी हमारे लिए यूज़ में आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो सब इन पर ही डिपेंड करता है कि आपकी बेसिक कैसी है। तो आज हम एक बात स्टार्ट करते हैं, जैसा कि हमने लिख रखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने लिखा और इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक वर्ड आया कार्बनिक रसायन जिसको कह रहे हैं, एक वर्ड आया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक आया। तो क्या मतलब है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें किस तरह से एक्सप्लेन करने में आएगी। तो हम ये इतना सा एक शब्द कह लें, एक वर्ड कह लें, एक सेंटेंस कह लें, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी ये कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन ही हम करेंगे, पूरी केमिस्ट्री में हम यही करेंगे, जिसमें सब कुछ आ जाएगा। एल्डिहाइड आ जाएंगे, कीटोन आ जाएंगे, एल्कोहल आ जाएंगे, हैलाइड्स आ जाएंगे, ये सब हमारे सिलेबस में। तो हम स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड करें, तो इसको मैं बेसिक लेकर चल रहा हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या, कार्बनिक यौगिक है क्या। जब हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा तो कार्बनिक यौगिक ही तो है ना। इसमें हिंदी और इंग्लिश का कोई वेरिएशन मत रखना बेटा, क्योंकि मैं जो चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ केमिस्ट्री आपकी सॉलिड हो। चाहे वो हिंदी में पढ़ेंगे तो भी केमिस्ट्री पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो भी केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आप भी इसको कार्बनिक यौगिक कहते हैं, ये थोड़ी समझ में आ गया हमारे। तो स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हम कह रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैंने अंडरलाइन किया। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हैं? तो ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन हो, हाइड्रोजन और कार्बन जिनमें हो उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। ये नेसेसिटी है। एक्स्ट्रा कुछ भी हो सकते हैं, एक्स्ट्रा में कुछ भी हो सकता है। एक्स्ट्रा में भी नाइट्रोजन, में भी ऑक्सीजन, में भी सल्फर, में भी फास्फोरस, कुछ भी हो सकता है। एक्स्ट्रा में कुछ भी ले सकता है, यानी ये कंपलसरी है। कार्बन और हाइड्रोजन को होना कंपलसरी हो गया। तो कार्बन और हाइड्रोजन का होना, इसको एक वर्ड और भी कह सकते हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, अभी इसकी हिंदी कुछ नहीं है। हाइड्रोकार्बन अगर ये बस मैं इंग्लिश में लिख दिया, बोलने में तो हाइड्रोकार्बन नहीं बोलेंगे। तो हाइड्रोकार्बन्स को ही ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। कार्बनिक यौगिक क्या है? जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन कंपलसरी हो। तो ऐसे एग्जाम्पल हमारे लिए बहुत सारे हैं। जैसे एग्जाम्पल हम शुरुआत करें कि CH4 और CO2 और NH3, और ऐसे ही मैंने लिख दिया, कुछ भी लिखने वाली कैटेगरी में चल रहा हूँ मैं। ये लिख दिया मैंने HCl। तो देखो हाइड्रोजन है इसमें, कार्बन है इसमें, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है क्या? हाइड्रोजन है, कार्बन है क्या? हाइड्रोजन है, कार्बन है क्या? नहीं है कार्बन। तो इसका मतलब ये वाला जो कंपाउंड है इसमें दोनों चीज़ है। तो ये ABC बन गया ना, 3 ऑप्शन क्वेश्चन बन गया ना, कि निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक है। निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक है। आप छोटा से छोटा भी कंपटीशन दोगे ना, GS GK जनरल साइंस का, जब हम 3rd ग्रेड के टीचर भी बनेंगे मान लो, तब भी कंपटीशन होता है और उसमें ये क्वेश्चन वापस आ गए लो कि निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो क्या बोलेंगे भाई? हो गया, छटनी करने आ गई। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। नहीं क्या? अब मान लो एक ऑप्शन और बनाता हूँ, ये है क्या? निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक है, देखने जरा, ये है क्या? ये है क्या? अब हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी ना, ये है क्या? अब देखो इस तरह से हम चलते चले और इस तरह से एक एग्जाम्पल और बना दिया, H2H3PO4। तो निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक नहीं है? नहीं वाला पूछ लिया इस बार मैंने।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो कौन सा नहीं है, ये नहीं है, ये है कार्बनिक, ये है कि ये है। तो कार्बन और ऑक्सीजन का होना, कार्बन और हाइड्रोजन का होना कंपलसरी है, एक्स्ट्रा कुछ भी पड़े रहे, एक्स्ट्रा होने से कोई नुकसान नहीं है हमें। हमें क्या देखना है, कार्बन और हाइड्रोजन को कंपलसरी देखना। अब हम बात करेंगे कि सर ऑर्गेनिक कंपाउंड के टाइप्स क्या होंगे। अब इसी पॉइंट को अगर हम डिस्कस करते हैं तो टाइप्स पर आएंगे कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टडी हमने कर दिया है, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख दिया है। अब हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, हाउ टू क्लासीफाई, इसका वर्गीकरण क्या होगा। तो ये मेनली दो टाइप हम लिख कर चलते हैं, मेनली दो टाइप हम लिख कर चलते हैं। कौन से दो टाइप? नंबर एक बताओ, कुछ आइडिया है? नंबर एक ओपन चेन, ओपन चेन जैसे कार्बन 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 कार्बन, क्लोज नहीं हुआ ना, सीधी सीधी श्रृंखला है। और ये देखो, ये क्या हुआ, ये होगा क्लोज, ये क्लोज, ये होगा क्लोज, होगा ना क्लोज, ये होगा क्लोज, ये सब क्लोज चेन है। ये होगा क्लोज, ये होगा क्लोज, देखो समझ रहे हो। तो ये सारे क्लोज चेन हो गए। क्लोज चेन को अगर हम डेफिनेशन देंगे कि क्लोज चेन क्या है और ओपन चेन क्या है, तो ओपन चेन में कार्बन कार्बन श्रृंखला सीधी रहेगी, बस एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं, लास्ट एंड जुड़ेंगे नहीं। ये एंड देखो फ्री है ना, एंड फ्री है, और एंड जुड़ जाए तो देखो यहाँ एंड जुड़ गए, कार्बन 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 कार्बन, चक्कर ही खाते रहो, फिर एंड ढूंढ सकते हैं। ये एंडलेस कहलाते हैं, इसलिए इनका नाम है एंडलेस कंपाउंड, एंडलेस, एंड नहीं है। और ये ओपन चेन को क्या कहेंगे, विद एंड, इसका एंड है ये रहा, वहां पर एंड नहीं है। तो इनको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कैसे बोले? ओपन चेन तो सबको समझ में आ रहा है, हम चाह रहे हैं कि इसकी साइंटिफिक लैंग्वेज होनी चाहिए, इसकी भी साइंटिफिक लैंग्वेज होनी चाहिए। क्लोज चेन का मतलब समझ में आ रहा है, क्लोज तो हो गया, ये तो हर कोई समझ लेगा, क्लोज का इंग्लिश वर्ड है। साइंटिफिक लैंग्वेज आई कि ऐसे कंपाउंड को एलिफेटिक कहते हैं, एलिफेटिक कहेंगे, नो हिंदी, एलिफेटिक ही है, लिखी हिंदी में सकते हो बस ज़्यादा से ज़्यादा। कैसे कंपाउंड को एलिफेटिक कहेंगे? ओपन चेन को। और ओपन चेन कैसे होते हैं? ऐसे दिख रहे हैं आपको, क्या ये ओपन चेन है? क्या हो गया इससे? ब्रांच ही तो ही है, ये ओपन चेन विद ब्रांच हुआ। ऐसे ब्रांच तो कितनी बना लो भी, क्यों? ये लो ब्रांच, तो इसमें भी दो कैटेगरी होगी, ओपन चेन में दो कैटेगरी होगी, नहीं बताओ, दो कैटेगरी हुई कि नहीं हुई? एक तो विदाउट ब्रांच, एक विद ब्रांच, शाखा युक्त और शाखा रहित, ये दो कैटेगरी बना सकते हैं। और भी दो कैटेगरी बन सकती थी, देखना जरा, और दो कैटेगरी कौन सी हो सकती है? ये देखो जरा, ये अगर बाय द वे मैं इसमें इस तरह की कैटेगरी बना दूं, ये देखना, ये देखना, ये फिर दो कैटेगरी होगी, नहीं हुई क्या? दो कैटेगरी, दो कैटेगरी बनी, ये बना दी, दो कैटेगरी बनी, ये बना दी। ये दो कैटेगरी कौन सी हुई? जिनमें पाई बॉन्ड हो, जिनमें पाई बॉन्ड नहीं हो। ये पाई बॉन्ड युक्त है ना, और ये पाई बॉन्ड रहित। तो पाई बॉन्ड युक्त हो तो इसमें टूटने की गुंजाइश है, सिंगल बॉन्ड बनने की गुंजाइश है, और यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो अब ये कोई बॉन्ड नहीं टूटेगा। तो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, दो बॉन्ड होते हैं, सिग्मा और पाई। और पाई कैसा है? टूट सकता है, वीक है, और ये सिग्मा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर सारे स्ट्रॉन्ग है। तो जब सारे स्ट्रॉन्ग हो और टूटने की गुंजाइश नहीं हो तो इसको बोलते हैं संतृप्त, सैचुरेटेड।
क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड। और ये कैसा हुआ, अनसैचुरेटेड, जिसमें क्या आ गया, पाई बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। पाई बॉन्ड कितने होंगे, एक डबल बॉन्ड में एक, और ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई। हमेशा याद रखो, ये बिल्कुल बिगिनिंग बात कर रहा हूँ मैं, बहुत ही जो एक बच्चा शुरुआत में केमिस्ट्री सीखता है वो लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ मैं आज। तो एक ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा होते हैं, 2 पाई होते हैं। तो और भी ज़्यादा ये अनसैचुरेट हो गया, असंतृप्त। इसमें टूटकर डबल बॉन्ड बनेगा, फिर टूटकर सिंगल बॉन्ड बनेगा, तो इसमें तुरंत सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो इन दोनों में से संतृप्त कौन सा ज़्यादा है, असंतृप्त कौन सा ज़्यादा है, अनसैचुरेट कौन सा ज़्यादा है, बताओ। ये वाला अनसैचुरेट ज़्यादा है, अनसैचुरेट ये ज़्यादा हुआ। जितना ज़्यादा चांसेस टूटने के पाई बॉन्ड के जितने ज़्यादा हों, इसका मतलब वो उतना ही अनसैचुरेट होगा। और अनसैचुरेट और सैचुरेट केमिस्ट्री क्या कहती है, रिएक्टिविटी। क्या कहती है केमिस्ट्री, कि इसकी क्रियाशीलता की पहचान करो। देखना कितना अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। फिर वापस से नीट का क्वेश्चन बना, नीट, ये लो नीट का क्वेश्चन आ रहा है कि निम्न में से कौन, 1 2 3 4 ऑप्शन आ रहे हैं, निम्न में से कौन ज्यादा स्टेबल है, निम्न में से कौन ज्यादा अनस्टेबल है। ये देखना, अनस्टेबल की बात कर रहा हूं, क्रियाशील ज्यादा कौन है। अब रिएक्टिविटी की बात कर रहे थे ना, तो देखो इसके पढ़ते पढ़ते हमने एक क्वेश्चन बना दिया। 1 2 3 4 में से सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है, 4th वाला, क्योंकि टूटने में लग रहा है वो पाई बॉन्ड 2 टूटेगा, और टूटेगा उतना ही क्रियाशील हो जाएगा। और यहां टूटने का प्रक्रिया खत्म, सैचुरेट है, संतृप्त है, टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं। क्यों बेटा, सही है ना। ये देखो, ये पाई बॉन्ड 1 लिए हुए, तो टूटे तो करना, एक बार तो टूट जाएगा, ये 2 बार टूटेगा। तो क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी ज़्यादा किसकी हुई, इसकी। तो क्वेश्चन क्या बन गया, ऐसे बन गया। तो हमें ये जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, ये क्लासिफिकेशन पढ़ने का उद्देश्य ये नहीं कि हमने क्लासिफिकेशन करके छोड़ दिया। कुछ एक पॉइंट्स हमें यहाँ इस तरह से क्लियर कर लेने चाहिए कि हम ये आखिर क्यों पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब ब्रांच और अनब्रांच में से स्टेबल कौन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात आती है। ब्रांच और अनब्रांच में से ब्रांच इजीली टूट सकती है ना, तो ये ध्यान, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। तो ये अब नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाए, इधर आ जाए। अब यहां पर आए, मैंने कहा ब्रांच इजीली टूट सकते हैं, ये तो बात होगी ना। तो इजीली टूट जाएंगे तो इसका मतलब ये क्रियाशील ज़्यादा हुआ, ये क्रियाशील कम हुआ। तो 1 2 3 4 में से अगर मैं पूछूं सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, फर्स्ट। टूटने का कोई जिक्र नहीं, अरे ब्रांच में है, ब्रांच अगर हो तो टूटने के चांसेस नहीं है क्या, हो गए ना, चांसेस होंगे बेटा, टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो टूटने के चांसेस हुए तो टूटना ही तो क्रियाशील है। तो ये सबसे स्टेबल हुआ। सबसे स्टेबल कौन है और सबसे अनस्टेबल कौन है। स्टेबल और अनस्टेबल रिएक्टिविटी को ही कहते हैं। स्टेबल की रिएक्टिविटी 0 और अनस्टेबल की रिएक्टिविटी ज़्यादा। अब हम बात कर रहे हैं इस पर, आ जाए इस पर। इसको हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या कहेंगे, क्लोज चेन को, क्लोज चेन कंपाउंड हो, क्लोज है, क्लोज है, क्लोज है, क्लोज है। इसको भी ऐसे क्लासिफाई कर सकते थे, करेंगे। पहले तो ये बताओ इसका नाम क्या है। एरोमेटिक, वेरी गुड। देखो लग रहा है तुमने पढ़ा है। क्या कहेंगे, एरोमेटिक। तो ये एरोमेटिक भी है और एक नाम और भी है। ये 2 नाम होंगे इसके। इसका तो अकेले के नाम से काम चल रहा था, इसके 2 नाम होंगे। एक का नाम है एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, और एरोमेटिक, एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक 2 हो गए।
यानी क्लोज चेन को हम एक नाम से नहीं पुकारेंगे, ओपन चेन को हम एक नाम से भी पुकार सकते हैं। इसके दो नाम कौन कौन से होंगे, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। तो अब हम इसको हम कैसे पहचाने सर? तो इसकी पहचान करने का तरीका है जो साइंटिस्ट बेस पर है, रूल बेस पर है। एक साइंटिस्ट है हकल साइंटिस्ट ने हकल्स रूल दिया। हकल्स रूल जो, उस बेस पर हम एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे। किसको समझने के लिए हकल रूल? एरोमेटिक को। एरोमेटिक कंपाउंड जिन्होंने समझाया उनका नाम था हकल। और जो एरोमेटिक नहीं है और साइक्लिक हैं वो एलिसाइक्लिक कहलाएंगे। वापस बोल रहा हूं, जो साइक्लिक तो हैं और एरोमेटिक नहीं है। तो एरोमेटिक नहीं है तो ये हट गया, तो ये क्या बच गया? एलिसाइक्लिक। तो हकल रूल को पढ़ना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आया अब हमारे लिए। और यही 3 टाइप हमारे दिमाग में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड समझने हैं। 3 ही टाइप दिमाग में रख लो। कौन कौन से? नंबर 1 एलिसाइक्लिक, नंबर 1 एलिफेटिक, नंबर 2 एलिसाइक्लिक, नंबर 3 एरोमेटिक। तो कुल मिलाकर पूरी केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 ही टाइप के कंपाउंड बोलेंगे। समझा की बात? पहला नंबर एलिफेटिक, क्लियर है बिल्कुल ये तो। दूसरा नंबर एलिसाइक्लिक और तीसरा नंबर एरोमेटिक। ये हमें अभी क्लियर नहीं है, दोनों क्लियर नहीं है, क्योंकि अब हमें पहले ये क्लियर करना पड़ेगा एरोमेटिक। और जब एरोमेटिक क्लियर हो जाएगा तो तीसरा अपना आप ही क्लियर हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कंपाउंड दैट इज एरोमेटिक। उसको हम कैसे समझें? उसको समझने के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। देखो हकल्स रूल क्या निकल कर आ रहा है? हकल्स रूल। हकल्स रूल, इसके लिए स्टेटमेंट 2 हैं। स्टेटमेंट है इंपॉर्टेंट। देर आर 2 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। और बिल्कुल क्लियर 2 स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं। हकल ने 2 ही स्टेटमेंट दिए थे कि एक नंबर ये और दूसरा नंबर ये दोनों चीज़ें अगर हैं तो वो एरोमेटिक होगा। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 स्टेटमेंट है कंपाउंड जिनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 4n+2 पाई नंबर इलेक्ट्रॉन्स हो, ये प्रेजेंस हो। जिन साइक्लिक कंपाउंड में इतने इलेक्ट्रॉन हो, कौन से? पाई इलेक्ट्रॉन। अभी बात कर रहे थे पाई इलेक्ट्रॉन। देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें पाई है क्या? इसमें पाई है क्या? इसमें पाई है क्या? इसमें पाई है क्या? ये तो बात क्लियर होगी। पाई है ही नहीं तो ये एरोमेटिक है क्या? अकॉर्डिंग टू हकल एरोमेटिक है क्या? अभी पहले स्टेटमेंट से क्लियर हो रहा है। और वो भी इलेक्ट्रॉन भी कितने होना चाहिए? इतने, है ना? इतने नंबर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। मैं इसको खोल रहा हूं अभी, इसी बात को हम समझेंगे कि ये पाई इलेक्ट्रॉन सर कितने हैं। तो अब हम यहां पर समझ लें वेयर n = 0, 1, 2, 3 ये पूर्णांक है, होल नंबर है, होल नंबर पूर्णांक। ये कोई कार्बन की संख्या नहीं है, ये भी कोई इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं है, ये कोई पाई बॉन्ड की संख्या नहीं है। यहाँ पर n बराबर क्या है? होल नंबर है जो हम पढ़ते हैं प्राइमरी क्लासेस से। वापस से क्लियर कर लो, यहाँ n बराबर ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हम n बराबर कार्बन की संख्या बोल दें या n बराबर पाई इलेक्ट्रॉन बोल दें या n बराबर रिंग की संख्या बोल दें। ऐसा कुछ नहीं बोलना। n बराबर क्या है? सिंपल होल नंबर हैं। हकल साइंटिस्ट ने ये कहा कि इतने इलेक्ट्रॉन होने ज़रूरी हैं पाई। अब इतने कितने? यदि हम n बराबर 1 रखें तो क्या आएगा ज़रा देखना। n बराबर 1 रखें तो 2 पाई आया ना, सॉरी n बराबर 0 रखे तो 0 रखो, 0 रखते कितना है? और n बराबर 1 रखना जरा, n बराबर 1 रखते हैं कितना पाई इलेक्ट्रॉन है? देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स,
बीच के इलेक्ट्रॉन गायब, 3 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 5 पाई इलेक्ट्रॉन, इनसे काम नहीं चलेगा। एक्यूरेट कितने पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 2 के बाद 6 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। किसी के पास 1 पाई इलेक्ट्रॉन हो तो भी एरोमेटिक नहीं होगा, 2 हो, 3 हो, 4 हो नहीं होगा, 5 हो नहीं होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो होगा, 7 पाई इलेक्ट्रॉन हो नहीं होगा। तो ज़रा देखे ज़रा, अगर ये इसका मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉनों को सर्च करने के लिए ये इक्वेशन बनाई है। साइंटिस्ट हकल ने बहुत बड़ी रिसर्च की थी पहले, और उन्होंने बहुत सारे कंपाउंड रिसर्च करके ये देखा कि 2 पाई जिसमें थे वो एरोमेटिक था, फिर देखा 6 पाई निकले वो एरोमेटिक निकला, फिर देखा 14 पाई इलेक्ट्रॉन है वो एरोमेटिक निकला। जरा देखना, जरा इसमें देखना कितना, अगर n इक्वल टू कितना रखें कि 10 आगे ना, तो इसका मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन वाला निकला। और ये रखो 3, 14 पाई इलेक्ट्रॉन वाला रखा। देखो मैं कह रहा हूँ 14 पाई वाला भी। तो साइंटिस्ट हकल ने जब रिसर्च कर ली और कंक्लूजन पर पहुंच गए, उनके पास तो एक लंबी लिस्ट थी। क्या थी भाई? कोई रिसर्च करता है तो तैयार करेगा भी, पेपर भी लिखेगा। उन्होंने पूरा पेपर लिख लिया। रिसर्च चल रही थी, 2 पाई वाला था, 6 पाई वाला भी एरोमेटिक था, फिर 10 पाई वाला भी एरोमेटिक था, 14 पाई वाला भी एरोमेटिक था। ऐसे उनके पास थाउजेंड्स की लिस्ट थी। अब बताओ मुश्किल नहीं हो जाए यदि मैं तुम्हें कह दूं कि ये लिस्ट ले लो और याद करके आना? बड़ा मुश्किल नहीं हुआ कि बताओ तुम? अगर मैं 100 की लिस्ट दे दूं कि कौन कौन कितने कितने पाई इलेक्ट्रॉन वाले एरोमेटिक होंगे, ये याद करके आओ, कर सकते थे क्या? नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने दिमाग लगाया और दिमाग लगाकर एक इक्वेशन बना दी कि वो इक्वेशन, वो जो सर्च कर रखे थे ना, वो उस इक्वेशन में सेट हो जाए और हमें ज़रूरत नहीं पड़े फिर लिस्ट को रखने की। हमें कितना करना पड़ा? n की वैल्यू रखनी पड़ी बस। और n की वैल्यू हमें याद ही है, गिनतियाँ नहीं आती क्या? 0 1 2 3 रखते चलो, तो कितना इजी कर दिया उन्होंने। अरे उस लिस्ट को याद करने के लिए कितना इजी बना दिया। तो इजी कैसे बनाया? ये इक्वेशन फॉर्म देकर। इतने नंबर के पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद होना जरूरी है। तो जरा देखें एक बार, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इनमें से किस में है 2 पाई इलेक्ट्रॉन? किसी में नहीं है। तो ये 2 पाई के बेस पर तो नहीं है एरोमेटिक। अच्छा चलो इसमें देखते हैं, एक बार देखते हैं पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ढूंढो जरा। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं ढूंढो, ढूंढ कर बताओ। पाई बॉन्ड हो तो पाई इलेक्ट्रॉन हो। इसमें कितने हैं? इसमें कितने हैं? 6। 3 तो बॉन्ड है, 3 तो बॉन्ड है भाई। तो 3 को 2 से गुणा करो, कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? तो क्या इस लिस्ट में से मिल गया कोई? इसलिए ये एरोमेटिक है, क्योंकि ये हकल की लिस्ट में शामिल है, हकल रूल फॉलो करता है। तो एक बात और नोट कर लें, ये दोनों चीज जब होंगी तब फॉलो करना क्या है ना। दोनों चीज, दूसरी अभी बताई नहीं मैंने, दूसरी तो अभी बताई नहीं है। दूसरी क्या है? रिंग शुड बी प्लेनर। रिंग शुड बी प्लेनर। रिंग शुड बी प्लेनर। प्लेनर समतल चक्र होना चाहिए, समतल चक्र होना चाहिए। रिंग शुड बी प्लेनर का मतलब है वो जो चक्र है वो समतल होना चाहिए। तो अब देखो जरा, अगर एक बात करें, एक बार सुनना जरा, एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ये लो या ये लो, एक और बना देता हूं इसके सारे सारे बना देता हूं। चलो यहाँ यहीं देखना भाई, सारे बना दिया। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलने आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बताओ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो अब हम तो तैयार हो गए कहने के लिए कि ये एरोमेटिक है। किस पॉइंट के ऊपर आधारित होगी बात कहने के लिए? तुम इस पॉइंट पर आधारित होगे।
कि सर 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला आपने ही तो बताया था। तो मैंने यही बताया जो हक्कल ने बताया। क्या बताया? कि एक अकेले पॉइंट से काम नहीं चलेगा, इसलिए 2 स्टेटमेंट मिलकर ये हक्कल रूल बनाएंगे। ये दोनों स्टेटमेंट शामिल कर लें, एक अकेले से काम नहीं चलेगा। इसका मतलब ये एरोमेटिक अभी भी नहीं है। अब सर क्यों नहीं है? कि दूसरा पॉइंट फॉलो नहीं हो पा रहा। साइक्लिक प्लेनर भी देखो, प्लेनरिटी देखो, समतल चक्र है कि नहीं है देखो, ये देखना मैं नहीं आता। अभी समस्या और भी आ गई कि सर हम तो फिर घूम गए कि साइक्लिक प्लेनर कैसे चेक करें। तो प्लेनरिटी चेक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री में एक वर्ड है जो शेप को देता है। प्लेनरिटी शेप पर डिपेंड करती है। ये जो टेबल है, इसकी चारों के चारों टेबल है एक, और उसके चारों लेग इक्वल होंगी तभी तो वो प्लेन होगा। एक लेग ऊंची हो तो क्या वो प्लेनर होगा? तो हर कॉर्नर का शेप सेम होना चाहिए। तो हर कॉर्नर का शेप यहाँ पर इसका शेप, इसका शेप, इसका शेप, इसका शेप सेम होना चाहिए। और शेप को समझाने के लिए केमिस्ट्री में कौन सा वर्ड काम आता है? हाइब्रिडेशन। किसी भी मॉलिक्यूल की, किसी भी आयन की, किसी भी अणु की अगर शेप समझनी है तो एक केमिस्ट्री में शब्द काम लेते हैं, उसका नाम है संकरण, हाइब्रिडेशन। तो यदि संकरण सेम है, अगर संकरण सेम है, हाइब्रिडेशन सेम है, तो 100% ये प्लेनर होगा। शेप इनके सबकी सेम होगी। तो इनकी सबकी शेप जरा देखो, इस बार इसकी चेक करते, चलो इसकी चेक करते। पहले हमने इसको तो मान रखा है भाई प्लेनर, बेंजीन को तो हमने प्लेनर मान रखा है, और एरोमेटिक कहते हैं उसको। तो हम क्या कारण है? कारण देंगे कि ये हक्कल रूल को फॉलो करता है। तो हक्कल रूल के दोनों पॉइंट फॉलो होने चाहिए। क्या इसमें पहला पॉइंट फॉलो हो रहा है बेंजीन में? यस। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जिसको नहीं समझ में आ रहा हो। पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर? यस। दूसरा पॉइंट अभी जो बताया मैंने कि आप हाइब्रिडेशन चेक करके और उसकी प्लेनरिटी को देख लेंगे। तो हाइब्रिडेशन शुड बी सेम एट ईच कार्बन और एट ईच कॉर्नर। तो हाइब्रिडेशन को चेक करने के लिए क्या बताया मैंने? देखो एक फॉर्मूला बताया था मैंने, बहुत पहले जानते भी अपन। सिग्मा बॉन्ड की संख्या और लोन पेयर, क्या सूत्र होता है? एक सूत्र मैंने यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं वापस से लिख रहा हूँ कि हाइब्रिडेशन को हम चेक कैसे करें। तो चेक करने के लिए मैंने ये एक फॉर्मूला आपको पहले बता रखा है, मैं यहाँ पर वापस लिख रहा हूँ। टू चेक हाइब्रिडेशन, तो इसके लिए सिग्मा बॉन्ड की संख्या, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर। यदि ये 2 आ जाए, यदि ये 3 आ जाए, यदि ये 4 आ जाए, यदि ये 5 आ जाए, यदि ये 6 आ जाए, यदि ये 7 आ जाए, इन दोनों का योग यदि 2 आता है तो sp होगा। इन दोनों का योग यदि 3 आता है तो sp2 होगा। और यदि इनका योग या 4 आता है तो sp3 होगा। और यदि ये इन दोनों के योग 5 आता है तो sp3d होगा। और यदि ये आता है तो sp3d2 होगा। और यदि ये आता है तो sp3d3 होगा। तो ये एक तरीका है हमें हाइब्रिडेशन चेक करने के लिए, एक फॉर्मूला बता रखा है, आपको बिल्कुल याद कर लेना चाहिए कि टू चेक हाइब्रिडेशन यूज दिस फॉर्मूला। सिग्मा बंदों की संख्या देखो उस पर, और लोन पेयर की संख्या देखो जरा। सिग्मा बंद देखना जरा, यहाँ पर बेंजीन में एक हाइड्रोजन हो रहा है ना, एक हाइड्रोजन है ना भैया, एक हाइड्रोजन सब जगह है, दिखा नहीं रखी। तो कितने सिग्मा बंद हो गए? 1 2 3। एक तो पाई है ना, अरे एक सिग्मा एक पाई है ना, तो पाई को तो गिनना ही नहीं है। तो इस कार्बन पर कितने सिग्मा हुए? जल्दी बोलो, कितने सिग्मा हुए? 3। अरे काउंटिंग बिल्कुल क्लियर दिए तो है, 1 2 3। लोन पेयर है नहीं, लोन पेयर तो है नहीं। कार्बन की वैलेंसी पूरी होगी ना 4 की 4,
कार्बन की पूरी वैलेंसी कितनी होती है 4, तो 4 के 4 तो 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन थे 4 हैं, लोन पेयर है नहीं, तो सिग्मा बंधनों की संख्या कितनी हुई 3, लोन पेयर कितने हुए, तो फॉर्मूला क्या लगा देंगे 3 + 1 बराबर 4, सॉरी 3 + 1 कहाँ 3 + 0, 3 + 0 = 3, यहाँ की बात कर रहे थे अपन। तो कौन सा हाइब्रिडेशन हुआ sp2, तो इस पर कौन सा होगा sp2, इस पर भी कौन सा हुआ sp2, इस पर कौन सा हुआ sp2, इस पर कौन सा हुआ sp2, इस पर कौन सा sp2, एट ईच कॉर्नर sp2 हाइब्रिडेशन प्रेजेंट, प्रत्येक कार्बन पर sp2 हाइब्रिडेशन होगा कि नहीं होगा, तो सभी कार्बन पर sp2 है तो शेप सेम होगा कि नहीं है, और जब सब शेप सेम हो सब कार्बन पर तो प्लेनर हुआ कि नहीं हुआ, तो बेंजीन क्यों एरोमेटिक है पता लग गया। ऐसा नहीं कहना बेंजीन एरोमेटिक होता ही है सर, क्यों होता है, देयर आर 2 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट एंड 1 रूल, दैट इज हकल रूल। 2 स्टेटमेंट कह लो चाहे 1 रूल कह लो, कि यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है जो इस लिस्ट में मौजूद है, ये लिस्ट हमें खोलनी आ गई, रटना नहीं है। कोई पूछे n क्या है, मैंने बता दिया, होल नंबर्स है, केवल लिस्ट को खोलने के लिए। क्यों बेटा, क्लियर हो गया ना, तो इसको खोल देंगे तो आराम से हो जाएगा। तो ये का ये पॉइंट हुआ हमारे पास कि ये साइक्लिक प्लेनर भी है और इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है, इसलिए ये एरोमेटिक। अब मैं बात करूँ इसकी, देखना जरा, ये क्लियर हो जाएगा पॉइंट। आज बहुत बड़ी समस्या सॉल्व कर लेंगे अपन। 3 तरह के कंपाउंड हमारी नॉलेज में हो जाएंगे बेरोनी कंपाउंड, अगर ये आज ये एरोमेटिक और कर लिया तो बताना जरा। इस पर मैं काउंट करूं, ये कार्बन है, एक ही हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 है, बल्कि 2 है ना। यहाँ कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, तो 1 2 3 4, 2 हाइड्रोजन लगाने पड़े, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, क्योंकि पाई बॉन्ड आ गया। तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। पहला पॉइंट क्लियर, पहला पॉइंट क्लियर होते ही नहीं छोड़े, अभी हमारा अधूरा है आंसर। क्या ये हकल रूल फॉलो कर रहा है, अभी तक नहीं कह सकते। दूसरा पॉइंट तक जब तक क्लियर नहीं कर लेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, प्लेनरिटी चेक करो, प्लेनरिटी कितनी है यहाँ पर देखो जरा, देखें जरा, हाइब्रिडेशन चेक करेंगे, कौन सा हाइब्रिडेशन है sp2, कौन सा है sp2, कैसे पता लगा सर, अभी तो बताया था, अभी बताया था ना। कितने सिग्मा है 1 2 3, लोन पेयर कितने हैं 0, तो 3 + 0, तो कौन सा हुआ sp2, कौन सा हुआ sp2, यहाँ पर काउंट करो, अरे काउंट करो ऐसे थोड़ी, कितना है 1 2 3 4, सारे सिग्मा नहीं हुए क्या, तो सिग्मा कितने हो गए 4, लोन पेयर 0, 4 + 0 4, तो 4 क्या हुआ था sp3 आया ना 4 होते ही। बात क्लियर करो भाई, ऐसा नहीं। क्या हर कॉर्नर पर हाइब्रिडेशन सेम है, रिंग के हर कॉर्नर पर हाइब्रिडेशन सेम है, नहीं है, तो शेप सेम होगा क्या, नहीं, शेप सेम नहीं हुआ तो प्लेनरिटी हुई क्या, नहीं, एरोमेटिक हुआ क्या, नहीं। 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हुए भी एरोमेटिक नहीं है, कारण बताइए। अब ये यहां बात करो, क्या 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, हाइब्रिडेशन सेम है क्या, नहीं, कैसे पता लगेगा, वही तरीका, अरे यहाँ पर हाइड्रोजन बना लेंगे एक्स्ट्रा, बनती है वो तो अपना आप ही है। तो कितने सिग्मा हुए 4, कौन सा हाइब्रिडेशन हुआ sp3, कौन सा है sp2, कौन सा है sp2, कौन सा है sp3, तो सेम है क्या हर सर्किल पर, हर कॉर्नर पर सेम है क्या। जब कॉर्नर पर सेम हाइब्रिडेशन नहीं हो तो वो रिंग प्लेनर नहीं होगी, हकल का दूसरा स्टेटमेंट फॉलो नहीं किया जा रहा है, इसलिए ये एरोमेटिक नहीं है। बहुत बड़ी समस्या है ये, मतलब हर कंपटीशन में इस तरह क्वेश्चन बना के डाल सकते हैं। ज़रा देखना, ज़रा इसी क्वेश्चन को मैं बदल रहा हूँ, नोट कर रहे हो ना तुम ये लोग,
हैं, सारे के सारे नोट करना है। इसके बाद जैसे मैं ये क्लियर करता चल रहा हूँ, आपको नोट भी करना है। अब एक एग्जांपल और डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद आप इसको नोट भी करेंगे। ज़रा देखना, इसी एग्जांपल को मैं यहाँ पर एक और तरीके से नोट करवा रहा हूँ। देखना, इसी को यहाँ देखना ज़रा एक बार देख लो बस। फिर उसके बाद ये बात बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन थी 2, मैंने एक हाइड्रोजन हटाकर पॉजिटिव लगा दिया, एक हाइड्रोजन हटाई, हट गई और पॉजिटिव लगा दिया। ज़रा देखना अब कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने जा रहा है। इसको देखो और इसको देखो, दोनों लगभग एक जैसे दिखाई दे रही हैं, लेकिन डिफरेंस तो है ही। वो हमारी सोच और हमारी आंखों का फ़र्क है जाता है देखने में कि क्या देख रहे हो आप। इसमें और इसमें से देखना, इसमें और इसमें से एरोमेटिक कौन सा है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। ये एरोमेटिक है, क्यों? वही बात, क्यों आती तो आंसर वही है कि अकल रूल फॉलो किया जा रहा है। तो क्यों किया जा रहा है देखा जरा। अब काउंट करना, sp3 था, नहीं sp2 था, sp2 था, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटा दी। अब सिग्मा कितने रह गए? 3। पहले सिग्मा कितने थे? 1 2 3 4 थे ना। और हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन लगा रखी मैंने, उसको मैंने 1 को हटा दिया, तो कितने रह गए सिग्मा? 3। और 3 सिग्मा लोन पेयर कितने हैं? 0। तो क्या हो गया अभी ये? 3 0 बराबर 3। तो कौन सा हो गया हाइड्रोजन? sp2। तो अब ये कौन सा हो गया? sp2 हो गया। अब sp2 हो गया ना। साइक्लोप्रोपिलीनियम बोलते हैं इसका नाम, साइक्लोप्रोपिलीनियम, ईनियम, ईन है ना। तो ये एरोमेटिक है, क्यों? क्योंकि अब इसमें हक्कल रूल फॉलो हो रहा है। आप सच्चाई से बताएं कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। तो तीनों ऑर्गेनिक कंपाउंड, तीनों टाइप के समझ में आ गए ना, कौन कौन से हुए? एलिफेटिक क्लियर हो गया। फिर मैंने बताया कि एरोमेटिक पहले बता दिया, फिर मैं बताना चाह रहा हूँ एलिसाइक्लिक। तो आप बताओ ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है कि एलिसाइक्लिक है? एलिसाइक्लिक। ये क्या है? एलिसाइक्लिक। ये कैसा है? एलिसाइक्लिक। ये कैसा है? एलिसाइक्लिक। ये कैसा है? एलिसाइक्लिक। ये कैसा है? ये कैसा है? तो हमें यदि 2 में से एक पता लग जाए कि एरोमेटिक तो ये है, तो दूसरा साइक्लिक क्या होगा? एलिसाइक्लिक होगा। तो इसको समझने के लिए, एलिसाइक्लिक को समझने के लिए क्या समझना पड़ेगा? पहले एरोमेटिक। तो एरोमेटिक जो होंगे वो तो उस लिस्ट में अलग कर दिया, और जो एरोमेटिक नहीं है उन सबको क्या कह देंगे? एलिसाइक्लिक। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर है। आज हम बस इतना ही लेंगे और इसको अच्छे से प्रैक्टिस में डालेंगे, और प्रैक्टिस जितनी कर लोगे, मैं 100% कहता हूँ कि कोई भी ऐसा कंपटीशन नहीं है केमिस्ट्री में जो आप फाइट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आज इतना ही, थैंक यू।